मेरे प्रिय दोस्तों एवं विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रिज्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 3D का ये मेंसुरेशन का टॉपिक है। प्रिज्म हम लोग पढ़ेंगे और ग्रुप डी से लेकर एसएससी सीजीएल टीयर 2 तक अगर प्रिज्म से क्वेश्चन आएगा तो जो आज हम पढ़ा रहे हैं इसको आप शुरू से देखिएगा, इसी में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया जाएगा। बेसिक कैसे क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। त्रिभुजाकार प्रिज्म क्या होता है, पंचभुजाकार प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, अगर किसी प्रिज्म का आधार वर्ग है तो क्या होगा, तो ये सब टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ऐसी कोई भी आकृति इसी को बहुभुज बोलेंगे और बहुभुज को इंग्लिश में पॉलीगॉन बोलते हैं, जिसके ऊपर और नीचे के आधार समान हो और शेष फलक आयताकार हो। शेष फलक क्या हो, फलक को सतह भी बोलते हैं या फेस भी कह सकते हैं, फेसेस आयताकार हो, प्रिज्म कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब बात आई कि बहुभुज क्या होता है, तो बहुभुज का मतलब क्या होता है, दो से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही क्या कहते हैं, हम लोग बहुभुज कहते हैं। दो से अधिक भुजा होना चाहिए। देखो किसी भी क्षेत्र को घेरने के लिए कम से कम कितने रेखाओं की जरूरत पड़ती है, कम से कम 3 रेखाओं की जरूरत पड़ती है। समझ में आए कि नहीं, किसी भी क्षेत्र को घेरने के लिए कम से कम 3 रेखाओं की जरूरत पड़ती है। 2 रेखाओं से हम कभी नहीं घेर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब प्रिज्म बनता कैसे है, तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। प्रिज्म आपका 3D का टॉपिक है, 3 डायमेंशनल का। तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ये क्या है, पंचभुजाकार प्रिज्म। इस प्रिज्म का जो आधार है वो त्रिभुज के आकार का है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, त्रिभुजाकार प्रिज्म। इसका आकार कैसा है, इस त्रिभुज का जो आधार है वो कैसा है, पंचभुज के आकार का है, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, पंचभुजाकार। देखो ये त्रिभुजाकार है तो ऊपर और नीचे का लिखा हुआ ना, जिसके ऊपर और नीचे के आधार समान हो, तो अगर नीचे त्रिभुज के आकार का रहेगा तो ऊपर भी त्रिभुज के आकार का ही रहेगा। अब बात करते हैं, यदि किसी प्रिज्म के आधार में भुजाओं की संख्या n हो, अगर किसी प्रिज्म के आधार में n भुजा हो तो उसके फलकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, उसमें कुल कितने फलक होंगे, तो फलक कितने होंगे, n+2 हो जाएंगे। जैसे कैसे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 1 है, ये 2 है, 2 फलक ये हो गए और 3 फलक रहेंगे, ऐसे करके इस तरह रहेंगे। इसको समझिए थोड़ा सा, एक हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ठीक है, और इससे हम लोग बनाने क्या जा रहे हैं, त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाएंगे। त्रिभुजाकार प्रिज्म कैसे बनेगा इसको समझिए थोड़ा सा। एक इधर से लगा दिया गया, ठीक है, एक इधर से ये लग गया, और उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे। ये त्रिभुज के आकार का, देखो ये हो गया ऊपर से और एक नीचे से हो जाएगा, ये बंद कर दिया गया। सबको समझ में आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये आपका हो गया। ठीक है, आप लोग भी घर पे कटिंग कीजिएगा, इसको सीखिएगा और इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है, इसमें देखिए कितने सतह हैं, ये देखिए 2 ये हो गए, एक ये 3, एक ये 4 और एक ये 5। अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी प्रिज्म के आधार में भुजाओं की संख्या n हो, आधार में अगर n भुजा हो, यानी n भुजा हो तो क्या हो, फलकों की संख्या कितनी होगी, n+2। पार्श्व फलकों की संख्या, पार्श्व फलक क्या होता है, ये पार्ट जो पार्श्व फलक क्या कहते हैं, जिससे कोई चीज, जैसे यहाँ पर देखिए इसका पार्श्व फलक क्या है, ये वाला पार्श्व फलक था, तो इसमें पार्श्व फलक क्या था, इसका ये था। ठीक है, यही इसका क्या था, पार्श्व फलक था, इससे ये ऐसे बन गया था, इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं, तो ये इसका क्या बन गया था, पार्श्व फलक। उसके बाद क्या कह रहा है, शीर्षों की संख्या 2n हो जाएगी। पार्श्व कोरों की संख्या, जिसको किनारा बोलते हैं, ठीक है, तो किनारा, पार्श्व किनारों की संख्या इसको कहते हैं, ये वाला किनारा होता है। ठीक है, जिससे ये है इसमें, तो ये इसका किनारा होगा। और उसके बाद कुल कोरों की संख्या कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो ये हमेशा होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेलवे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक पूछ लेगा ये, जैसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आपके आएंगे, इसको भी देख लीजिए आप लोग। एक,
त्रिभुजाकार प्रिज्म, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में ये सब पूछ लेगा। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलकों की संख्या कितनी होगी, पार्श्व फलकों की संख्या कितनी होगी, शीर्षों की संख्या कितनी होगी, पार्श्व कोरों की संख्या कितनी होगी, और उसके बाद कुल कोरों की संख्या कितनी होगी। इसमें से कोई भी एग्जाम में आपकी पूछा जा सकता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म, देखो इस बार क्या था कि उस प्रिज्म में भुजाओं की संख्या कितनी थी, 3, और यहाँ पर एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का मतलब कि जो इसका आधार है वो त्रिभुज के आकार का होगा। तो त्रिभुज के आकार का होगा तो कितने भुजा होंगे, 3 भुजा होंगे, और 3 भुजा होंगे तो फलकों की संख्या कितनी होगी, तो कुल कितने फलक होंगे। आप देखिए त्रिभुज के आकार का तो फलक कितने हैं, 1 2 3 और 2 ये 5, ये सतह इसी को फलक बोलते हैं। तो यहाँ पर फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसके बाद पार्श्व फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब आप लोग बताइए पार्श्व फलक कितने होंगे, यही तीनों तो पार्श्व फलक होंगे। ठीक है, ये ऊपर और नीचे की चीजें को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर 1 2 और 3, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्व फलक। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद पूछा शीर्षों की संख्या कितनी होगी। अब आप बताइए शीर्ष कितने होंगे। ठीक है, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं, इसको लेटरल फेसेस बोलेंगे। तो यहाँ पर शीर्ष कितने होंगे ये हम लोग देखते हैं। तो शीर्ष देखने के लिए आपको ये देखना है ऊपर और नीचे की चीजें। तो 3 नीचे होंगे, 3 ऊपर होंगे शीर्ष, इसी को शीर्ष बोलते हैं। 1 2 3 1 2 3, 3 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, शीर्षों की संख्या 6 हो जाएगा। 2 गुणे 3 बराबर 6, 2 यानी यहाँ लिखा गया था ना। अब बात करते हैं पार्श्व कोरों की संख्या कितनी होगी। कोरे को हम लोग क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं, जिसको एज भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पर कोरों की संख्या कितनी होगी, तो ये पार्श्व कोरों का पूछा है, कुल कोरों का नहीं पूछा है। तो पार्श्व कोरों का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्श्व कोरों के लिए देखिए आप लोग समझिए, यहाँ पर ये है आपका ये पार्श्व कोर में एक ये और एक ये, 3 हो जाएगा। एक इधर का 2 और एक इधर का 3 हो जाएगा। यहां से इस फिगर से अगर समझेंगे तो एक ये 2 और एक क्या है, ये 3 है। थोड़ा सा देखो ये 3D का पोर्शन है, तो इस फिगर में आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम होगी। आप कटिंग करके समझिएगा तो बहुत आसान लगेगा। देखो इस समय आप लोग के पास समय होगा तो जरूर से एक बार करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि हम किए हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, पार्श्व कोरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो पार्श्व कोरों की संख्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया कि कुल कोरों की संख्या कितनी होगी, कुल कितने किनारे होंगे। तो कुल कितने किनारे होंगे, अगर 3 यहाँ पर हुए तो 3 नीचे भी तो होंगे, 1 2 3 ये 3, 1 2 3 ये 3 ऊपर, तो 3 3 6 और 3 ये 9 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 बराबर 9। देखिए बहुत आसान टॉपिक है। प्रिज्म को आप लोग एक बार अच्छे से देखिए और समझिए। ना समझ में आए तो कमेंट जरूर से कीजिएगा और आप लोग को फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप इसको देखते रहिएगा और हम दोबारा फिर आएंगे तो इसको समझा देंगे और अच्छे से, अगर समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, बस एक बार आप कमेंट तो कीजिएगा, आप लोग जरूर से बताइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, समझ में आया कि नहीं। प्रिज्म बहुत ही आसान हम कर देंगे, आप लोग विश्वास कीजिए, एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, प्रिज्म बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और संपूर्ण इसमें पूरा जितने भी प्रिज्म के क्वेश्चन बनते हैं अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, कोशिश करेंगे वो सब क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसके फार्मूले के बारे में जानेंगे। फार्मूला कैसे पढ़ेंगे, देखिए प्रिज्म का फार्मूला पढ़ने के लिए 3 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है पार्श्व फलक का क्षेत्रफल, इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ये हम लोग सीखेंगे। नंबर 2 पे सीखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय शेष, टोटल लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आयतन देखेंगे।
तो सबसे पहले पार्श्वफलक का क्षेत्रफल हम लोग देखने जा रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। अब आप लोग ये बताइए, बेलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, बेलन आप लोग जानते होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बेलन के बारे में बताइए। इसको सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपका बेलन है। कोई पूछे बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ आप लोग क्या बताते थे? 2 पाई आर। ये सब टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब हम आपको मेंसुरेशन की शुरुआत करेंगे तो वहां से सब पढ़ा देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको प्रिज्म पढ़ा रहे हैं। इसको आप देखिए एक बार, क्योंकि कुछ बच्चे ने कॉल किया था कि सर प्रिज्म पिरामिड पढ़ा दीजिए, तो सबसे पहले आप प्रिज्म देखिए, फिर उसके बाद में आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो 2 पाई आर एच ये क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ। अच्छा, 2 पाई आर हम इसको क्या बोल सकते हैं? 2 पाई आर को, ये जो इसका आधार है वृत्ताकार है कि नहीं है बेलन का, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? आधार का परिमाप। क्या ऐसा बोल सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप। क्योंकि वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर, और गुणे में हम लोग क्या कर देंगे? h का मतलब क्या हो जाएगा? ऊंचाई। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई कह सकते हैं? बताइए आप लोग, क्या कहा जा सकता है? तो अगर बेलन की वक्र पृष्ठ को आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई कहेंगे, तो यहां पर प्रिज्म के पार्श्व फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो भी यही होगा मित्रों। इसको भी यही लिखेंगे, आधार का परिमाप गुणे क्या हो जाएगा? ऊंचाई। अब आधार को हम लोग देखेंगे कैसा है। आधार त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, आधार वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा। जैसा आधार होगा उसी तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो हम लोगों ने बेलन से इसको समझा प्रिज्म के बारे में, ठीक है। अब देखिए बेलन भी आपका एक प्रकार का प्रिज्म भी है, घन भी आपका एक प्रकार का प्रिज्म है, उसका एक विशेष नाम हो गया, ठीक है। उसका क्या हो गया? एक विशेष नाम हो गया। घनाभ भी आपका एक प्रकार का प्रिज्म ही है, लेकिन उसका एक विशेष नाम जब हो जाता तो उस नाम से उसको बुलाने लगते हैं। इससे होता है ना, कुछ लोग क्या होता है किसी नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तो उसी नाम से उनको लोग बुलाते हैं। समझ में आए कि नहीं? तो उसी प्रकार से क्या होता है कि ये भी देखो, यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम लोग? आधार का परिमाप। बस इसमें अंतर क्या है इस वाले प्रिज्म में और इसमें? क्या अंतर है कि इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो कर्व से बनता है, ठीक है। इसीलिए इसको देखो एक अलग तरीके से हम लोग इसका नाम बोलने लगे, बेलन बोलने लगे। तो यहाँ पर आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानते थे? बताइए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? नीचे और ऊपर की चीजों को जोड़ दिया जाता है। तो नीचे का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊपर का पाई आर स्क्वायर, तो प्लस में क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे का और ऊपर का जोड़ दिया गया। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऊपर और नीचे का हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या? लेटरल सरफेस एरिया प्लस, यानी आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, यही हो गया, ठीक है। और प्लस में क्या करेंगे? 2 गुणे एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए ऊपर और नीचे के क्या लिखा हुआ है यहाँ? ऊपर और नीचे के आधार समान हो, ठीक है। तो समान हो तो चाहे ऊपर कर लीजिए चाहे नीचे कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा? आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी को समझ में आया? देखिए विद्यार्थियों, मेरे प्यारे और दोस्तों, मित्रों, आप लोगों को रटना नहीं है। अगर आप रट रहे हो तो फिर हमसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर आप का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा हमसे पढ़ने का। तो इसको समझिए आप लोग, ठीक है। आप लोग समझिए, आप लोग के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, और अच्छे से आप लोग इसको देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का प्यार, आप लोग जब इसको देखेंगे तो इससे हमारे अंदर और उत्साह आ जाएगा, और जिससे हम क्या करेंगे? और मेहनत से काम करेंगे, तेजी से काम करेंगे, कि आप लोग का नुकसान ना हो, आपके पास रोज वीडियो मिलता रहे आप सभी को, ठीक है। तो आप लोग प्लीज आप हेल्प कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर से कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों के पास भेजिएगा। समझ में आए कि नहीं? एक बार वो लोग भी देखेंगे तो उनको समझ में और अच्छे से आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा प्रूव करके दिखा रहे हैं आपको कैसे क्या होता है। अब हम लोग आते हैं नंबर 3 पे, आयतन। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं।
चलिए आयतन भी पढ़ लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? सबसे पहले बेलन के आयतन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोई बताएगा बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसको ऐसे ना बोल के ये क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? आधार का क्षेत्रफल कह सकते हैं ना, आधार का क्षेत्रफल। और गुणे में क्या हो जाएगा? ऊंचाई। क्या ऐसा बोला जा सकता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यही चीज यहां पर भी लिख देंगे, प्रिज्म का जो आयतन होगा वो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ और नया नहीं होगा, तो आप लोग डरना नहीं प्रिज्म से कि ये कौन से टॉपिक आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। समझ में आया कि नहीं? देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस टॉपिक को छोड़ ही देते, पढ़ते नहीं, अपने आप मान लेते बहुत कठिन टॉपिक है। क्या कठिन है आप लोग बताइए? अभी तक आप लोगों ने क्लास किया, इसको देखा, क्या कठिन है इसमें से? इस वीडियो में अगर कोई भी टॉपिक आपको कुछ भी अभी तक कठिन लगा हो तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, और अगर आसान लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे थोड़ा सा हमारे अंदर और उत्साह है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में पढ़ लिया, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। पार्श्वफलक का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है इसका, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। कुछ नहीं, हमने क्या किया? बेलन से कॉपी कर दिया गया है। समझ में आई कि नहीं? तो अब हम लोग इसकी जितने भी क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने टाइप के बनते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। उस प्रिज्म का आयतन क्या दिया गया है? 10,380 सेंटीमीटर क्यूब है। तो प्रिज्म के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए पार्श्व सतह का जो क्षेत्रफल है, इसका फार्मूला अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है। पार्श्व फलक चाहे लिखा रहे चाहे सतह लिखा रहे, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या अभी अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़ा बताइए आप लोग? आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। यही पढ़ा है ना आप लोग? पार्श्व सतह का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। और आधार का परिमाप किसी भी आकार का परिमाप निकालने के लिए जितने भी वो भुजा होते हैं सबको जोड़ दिया जाता है, तो वही उसका परिमाप हो जाता है। रटना नहीं, जितने भी भुजा, अगर त्रिभुजाकार है तो तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज के आकार का है तो 4 भुजाओं का योग, पंचभुज के आकार का है तो 5 भुजाओं का योग। तो आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ये निकालना हम लोग को। ये कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज दे दिया गया है प्रिज्म के आधार, यानी प्रिज्म का आधार कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? प्रिज्म का जो आयतन दिया गया है यहाँ पर कितना दे दिया गया है? 10,380, ये आयतन दिया गया। और आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है प्रिज्म का आयतन। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 173, और गुणे हम लोगों ने क्या लिख दिया? ऊंचाई। इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितनी बार में जा रहा है, ये 6 बार में जा रहा है। ठीक है, 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 42, 1 43, 6 कम 6 4 10, तो ये 6 बार में आपका जा रहा है। तो इसको सॉल्व किया, फिर ये 0 लिखा गया, तो h हमको, ऊंचाई को हम लोगों ने h लिख दिया। h हमारा कितना आ गया? 60। और सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, अगर मीटर में होता तो मीटर। ऊंचाई पता चल गया हम लोग को 60। अगर हमको आधार का परिमाप पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो आधार का परिमाप निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4, a का मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 173। यहाँ पर लिखेंगे 173 इक्वल टू, और देखिए √3 की वैल्यू हम लोग को पता है, यही प्रयोग करना है यहाँ पर।
ठीक है 1.73। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1.73 और बटे में 4 भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस दशमलव को अगर हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 100 मिल जाएगा हमको, और 4 इधर चला जाएगा क्योंकि 2 जीरो जब लगेगा तो यही 100 हमको मिल जाएगा। और जैसे 4 इधर जाएगा तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 100 गुणे 4, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो भुजा हमको मिल जाएगा, भुजा बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणे 2 बराबर 20। ये हमको क्या मिल गया, भुजा मिल गया। तो हमको भुजा भी मिल गया और हमको क्या पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया। तो पार्श्वता का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाएगा, इसको देखिए आप लोग। आधार का परिमाप, अब त्रिभुज की भुजा कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3 गुणे 20, और गुणे में क्या लिखेंगे हम लोग, ऊंचाई कितना है 60, यानी 60 गुणे 60 बराबर 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए डी ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। सभी को समझ में आ गया? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक समलंब प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और उसका आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज हो, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी यहाँ पर हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया देखिए कैसे निकालेंगे। आप लोग पढ़े थे अभी फार्मूला नंबर 2 आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लेटरल सरफेस एरिया और प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई और प्लस में 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ये आपका फार्मूला जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। देखिए कैसे निकालेंगे, प्रिज्म की ऊंचाई दे दी गई है, उसका आधार दिया गया है, तो आधार का परिमाप हम लोग निकाल सकते हैं। आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, देखो ये प्रिज्म किस आकार का है, समबाहु त्रिभुज, तो लिखेंगे क्या 3 गुणे क्या हो जाएगा 12, और गुणे में ऊंचाई कितना दिया गया है 10, प्लस यहाँ पर आते हैं 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आप लोगों ने पढ़ा है √3/4 a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है, तो भुजा आपका कितना दिया गया है, आधार 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12, और इसको इससे काट दीजिए 3 हो जाएगा। 12 3 36 दूना 72, कहीं 72 इसमें दिख रहा है, अब आगे मत कैलकुलेशन कीजिए, तो देखो 72 यहाँ दिख रहा है, √3 लगा हुआ, यही आंसर हो गया। ये नहीं कि पूरा कैलकुलेशन आप करो। समझ में आया कि नहीं, अगर कैलकुलेशन करोगे तो भी आएगा। ठीक है, देखिए अगर कैलकुलेशन करोगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा 12 3 36, यानी कितना हो जाएगा 360, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 72√3। अब अगर 72 कॉमन लोगे, यहाँ पर 72 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 5 + √3। देखिए आपका मिला कि नहीं, तो यही से आपका तुरंत उत्तर मिल जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं अगले को। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाला एक समबाहु त्रिभुज है और उस प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का आयतन क्या होगा। इस बार हम लोग को क्या निकालना है, प्रिज्म का आयतन निकालना, वॉल्यूम निकालना है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। अधिकांश बार एग्जाम में आधार को समबाहु त्रिभुज ही माना है। ठीक है, परीक्षाओं में तो आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया गया 8, तो लिखेंगे क्या √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 8 गुणे 8, और ऊंचाई कितना दे दिया गया, इसका 10 दे दिया गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 दूनी 16,
160√3 कहीं है ऑप्शन में, ये देखिए उत्तर आपका मिल गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सभी को समझ में आ गया ना। देखो अब प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया था पहले ही, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। आधार दिया गया था 8√3/4 a² गुणे 10, यही आपका आंसर हो गया। देखिए एक वर्गाकार आधार वाले एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तदनुसार यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका आयतन क्या होगा। यहां पर देखिए क्या दे दिया गया, आधार देखो कैसा दिया गया, वर्गाकार है। यानी इस बार आधार क्या है, वर्गाकार है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं सब एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 में भी आए हैं, टीयर 1 में भी आए हैं, सीएचएसएल में भी आए हैं, रेलवे के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा, यूपीएसआई में भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आयतन क्या पूछा है कि इसमें से इसका आयतन क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर इस क्वेश्चन को लगाने के लिए थोड़ा सा अपना मतलब दिमाग भी यूज कीजिए। ये नहीं कि बस फार्मूला क्या होता है, प्रिज्म का आयतन का फार्मूला रटना शुरू कर दो। आप थोड़ा सा देखिए इसकी ऊंचाई क्या दिया गया है, 15। ऊंचाई तो आयतन में रहता ही रहता है, तो 15 किससे किससे कटता है, 3 से कटता है और 5 से कटता है। कौन सा ऐसे इसमें ऑप्शन है जो 3 और 5 दोनों से कटता है। तो 5 का नियम है, इकाई के स्थान पे अगर 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से कटेगा। ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी, यानी सभी संख्याएं 5 से तो कट रहा है। लेकिन 3 से कौन सा कट रहा है, 3 का नियम है अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कटेगी, या जहां 3 के गुणज में संख्या आ जाए वो संख्या 3 से तो कटेगा। 3 त्रिक 9, ये बच गया, नहीं होगा उत्तर। 3 त्रिक 9, 2 बच गया, नहीं होगा उत्तर। 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, यही आंसर हो गया। लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं भाई। ऑप्शन देखो हम लोगों ने ऑप्शन से ही इसको लगा दिया गया। इसको लगाने में मात्र आपको 2 सेकंड लगेगा, 2 से 3 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे आपने ऊंचाई देखा ये, और यहां पर जैसे ऑप्शन आपने देखा तो आपने देखा यही एक ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा। सभी को समझ में आ गया। तो ये तरीका भी आप लोग जानिए एग्जाम में कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शन से लग जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अभी से सोचना है, तैयार रहना है। अब इसको अगर बेसिक तरीके से लगाएंगे तो वो भी देख लीजिए आप लोग। ऊंचाई दे दिया गया है और उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया और पूछा क्या, उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग पढ़ते थे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई और प्लस में 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, यहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 608। यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो आधार का परिमाप वर्गाकार है, तो हम आधार को अगर भुजा a मान लें तो क्या हो जाएगा 4a, और ऊंचाई कितना दिया गया है 15, और प्लस में 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², ये हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बना यहाँ पर 2a² प्लस 60a माइनस 608 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का मान निकलेगा, और जब a का मान निकलेगा तो a² निकाल लेंगे और a² के साथ h इस 15 में गुणा करेंगे और आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे ही a का मान निकलेगा, तो जब a का मान निकल आएगा तो a² भी निकाल लेंगे, और a² निकालने के बाद 15 से गुणा कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा यही। तो आप लोग इसको लगा ले जाएंगे ना, ठीक है, फैक्टर करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक समलंबी प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप 15 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुजाकार आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या रेडियस कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि उस प्रिज्म का आयतन 270 सेंटीमीटर क्यूब हो तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। इस बार क्या पूछा है, प्रिज्म की ऊंचाई पूछ लिया, ऑप्शन दिया गया है और आपको निकालना क्या है, प्रिज्म की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। आप लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, इसको भी आप जानिएगा, आधार का क्षेत्रफल
आधार है कैसा, त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो हम लोग आधार के क्षेत्रफल को ही हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंतःवृत्त की त्रिज्या गुणे परिमाप बटे 2, ये होता है। आधार का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, त्रिभुजाकार, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल में ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या गुणे परिमाप बटे 2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या गुणे परिमाप बटे 2। ठीक है, तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, आज हमको तुरंत क्या मिल जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, और हमको क्या निकालना था, ऊंचाई निकालना है, आयतन पता है, उत्तर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया गया है 3 और परिमाप कितना दिया गया है 15, बटे में क्या लिख देंगे 2। निकालना है ऊंचाई, हमको पता है प्रिज्म का आयतन दिया गया है 270 बराबर 3 गुणे 15 बटे 2 और गुणे में क्या लिख देंगे ऊंचाई, यही हमको सॉल्व करना था। ये आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई और यही प्रिज्म का आयतन होता है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से इसको काटिए, 3 9 27 और 15 से काटिए, 15 छक्का 90, 2 छक 12, तो ऊंचाई हमारा कितना निकल के आ गया 12, जो कि ऑप्शन में कहाँ पर है, ये 12 सेंटीमीटर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। देखिए इसको आप जानिएगा, त्रिभुजा का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंतःवृत्त का त्रिज्या गुणे परिमाप बटे 2, ये भी होता है। ठीक है, जब हम आपको पढ़ाएंगे ज्यामिति तो वहां पर पढ़ाएंगे, ये सब चीजें आपको बताया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी पढ़ाया जाएगा, बस यही है कि आप लोग थोड़ा सा इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, और उसके बाद शेयर भी कीजिए, तो हम लोग को आगे अगला टॉपिक मिलेगा। देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक समलंब प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है। इस बार आधार कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर लंबी है। तदनुसार यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। हमको इस बार भी क्या निकालना है, प्रिज्म की ऊंचाई ही निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या दे दिया गया, आधार हमको दे दिया गया और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 बराबर आधार का परिमाप, इसको जोड़िए, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और गुणे में ऊंचाई हमको निकालना है तो ऊंचाई लिख लेंगे और उसके बाद हम लोग प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। जो इसका आधार है देखो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस, इसको यानी दोनों छोटी भुजाओं का क्या हो जाएगा गुणनफल, बेस इंटू हाइट, ये समकोण त्रिभुज आपका बनेगा। ये इसको 13 कह दिया, इसको 12 और इसको क्या बोल दिया 5। देखो इसको 12 और इसको 5 भी बोल सकते हैं, तो हमने ऐसे लगा लिया इसको। तो यहाँ पर क्या कर दिया 5 गुणे 12 और ये इससे कट जाएगा, 12 पंचे 60, 60 जब जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, 300 बराबर 30 गुणे ऊंचाई और इसको सॉल्व कीजिए, कितना निकल के आएगा 10। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया। तो इसका ऊंचाई क्या निकल के आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। बस जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने टाइप के बनते थे हमने प्रिज्म का करा दिया है। फिर भी अभी कभी मतलब आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जरूर से कमेंट में कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा तो उसको भी आप पूछिएगा। ठीक है, आपको अगले क्लास में बता दिया जाएगा। प्रिज्म का जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे एग्जाम में जो आए थे, जितने टाइप के, हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।